नमस्कार बच्चों। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार माध्यम और लेखन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जनसंचार में जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो है संचार। तो संचार के बिना जनसंचार को समझ पाना संभव नहीं है। संचार क्या है? संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है, जिसमें एक प्रेषक होता है और दूसरा प्राप्त करता होता है। जितना ज़रूरी प्रेषक होता है उतना ही ज़रूरी प्राप्तकर्ता भी होता है। कई बार प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति भी हो सकता है जब वह स्वयं से बातचीत करता है तब। जैसे हमारा आपस में जो बातचीत करना है वो भी संचार का एक उदाहरण ही है। परंतु संचार मुख्यतः दो प्रकार का ही होता है, मौखिक और अमौखिक। मौखिक में बोलकर संदेश पहुंचाया जाता है, बात करके विचार दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं। जबकि अमौखिक संचार में इशारों में बात कही जाती है या बिना बोले अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई जाती है। हालांकि सांकेतिक जो संचार है वो एक और भी दूसरा तरीका है, परंतु अमौखिक के अंतर्गत उसे स्वीकार किया जा सकता है। तो जैसे डर हो गई, खुशी हो गई, उत्साह हो गई, ये सभी दिखाना अमौखिक संचार का एक तरीका ही है। इसके अतिरिक्त भी संचार के और कई प्रकार हैं। तो हमने पहला प्रकार देखा मौखिक संचार, दूसरा अमौखिक संचार। अब हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार अपने आप से बात करना ही अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। जैसे पूजा करना, अकेले में अपने मन से बातें करना, खुद से ही बातें करते रहना, तो ये सभी कहलाते हैं हमारे अंतःवैयक्तिक संचार के रूप। उसके बाद चौथा आता है अंतर्वैयक्तिक। चौथा प्रकार है अंतर्वैयक्तिक। दो लोगों के बीच जब आमने सामने बातचीत होती है, तो उसे अंतर्वैयक्तिक कहा जाता है। पांचवा प्रकार है समूह संचार, जिसमें दो से अधिक लोग हों उसे समूह संचार कहा जा सकता है और उनके आपस में बातचीत हो रही है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है इत्यादि। ये सभी समूह संचार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद आता है संचार का छठा महत्वपूर्ण प्रकार, जिसे कहते हैं जनसंचार, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के विशालकाय वर्ग से अधिक लोगों से संवाद करना ही या बात करना ही या अपनी बात पहुंचाना, काम करना इत्यादि ही जनसंचार कहलाता है। जन मतलब लोग, लोगों से अधिक लोगों से बातचीत करके अपनी बात विशाल स्तर पर लोगों तक पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के माध्यम, जो कि हमारा विषय भी है, जनसंचार के माध्यमों में पहला आता है समाचार पत्र, दूसरा आता है रेडियो, तीसरा आता है टीवी जिसे हम टेलीविज़न कहते हैं, चौथा है सिनेमा, पांचवा है इंटरनेट, छठा है टेलीफोन, फैक्स इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई माध्यम हैं जो जनसंचार के माध्यमों के रूप में जाने जाते हैं, परंतु प्रमुखतः इन्हीं को हमें पढ़ने की ज़रूरत है। जनसंचार के बारे में संक्षेप जानकारी तो ले ली है, परंतु अभी संचार की जानकारी पूरी नहीं हुई है, तो पहले हम उसे पूरा कर लेते हैं। संचार की प्रक्रिया को जान लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि जनसंचार के माध्यमों को जानना, क्योंकि संचार के माध्यमों के रूप में इनका प्रयोग भी वैसे ही किया जाना है जैसे कि जनसंचार के माध्यमों के रूप में किया जाएगा।
जनसंचार के माध्यम भी संचार की इसी प्रक्रिया के द्वारा अपना कार्य करते हैं। चलो तो पहले संचार प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो जैसा कि पता चला कि संचार के लिए मनुष्य को लिपि, भाषा, छपाई जैसी खोज की ज़रूरत थी, ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात सरलता से पहुंचाई जा सके, अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके। तो संचार, जनसंचार के इन माध्यमों के कारण आज भौगोलिक, सांस्कृतिक और देखा जाए तो मानचित्र की दूरियों को कम करता हुआ सा नज़र आता है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ है चलना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। इस तरह टेलीफोन के तार, या आप कह सकते हैं कि एक समाचार के ज़रिए मौखिक और लिखित संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ये सभी संचार कहलाता है। संचार के तत्व, जिसके बिना जनसंचार की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकती, जनसंचार के माध्यमों की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकती। तो संचार के तत्वों के रूप में सबसे पहले आता है स्रोत। स्रोत का अर्थ है संचारक, यानी कि भेजने वाला। जो हमने आपको बिल्कुल शुरू में ही बताया था कि संचार के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रेषक की और प्राप्तकर्ता की। तो स्रोत वही प्रेषक ही है, स्रोत प्रेषक ही है, जिसे अंग्रेज़ी में सेंडर कहते हैं। इसे स्रोत, संचारक, प्रेषक कुछ भी कहा जा सकता है। तो इसका कार्य होता है विचार व भाव पहुंचाना, और विचार और भाव पहुंचाने के लिए इसे भाषा की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो भाषा का लिखित रूप हो या मौखिक रूप हो या कोई सांकेतिक रूप हो। तो अपनी बात, विचार इत्यादि पहुंचाने के लिए इसे भाषा के लिखित, मौखिक, अमौखिक या सांकेतिक रूप की आवश्यकता पड़ेगी। अमौखिक और सांकेतिक लगभग एक ही समान है। तो संचारक को अपने विचार भाव पहुंचाने के लिए इस भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस भाषा के लिए वो क्या करेगा? कूट चिन्ह, यहाँ पे भी लिखा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, एनकोडिंग जिसे कहते हैं, कूटीकृत करना जिसे कहते हैं। तो कूट चिन्ह या कोड की ज़रूरत उसको होती है। और चिन्हों को, कूट चिन्हों को कोड ही कहते हैं ना, जो कूट चिन्ह ही कोड हैं। तो वो क्या करेगा? अपने संदेश को उस भाषा में, उस भाषा के उन कूट चिन्हों में, यानी कि कोड में, उस भाषा में जब वो बांध देगा, अपना संदेश उसमें बांध देगा, तैयार कर लेगा, तो उसे एनकोडिंग कहते हैं या उसे कूटीकृत करना कहते हैं। और भाषा, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए संचार माध्यम के लिए जो भाषा प्राप्तकर्ता को समझ में आए, यानी है ना, ऐसे कोड होने चाहिए, कोड ऐसा होना चाहिए, कूट चिन्ह ऐसे होने चाहिए जिनको डिकोड किया जा सके। ये आगे आएगा भी। प्राप्तकर्ता के लिए डिकोडिंग होती है, और जो सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है, स्रोत होता है, प्रेषक होता है, संचारक होता है, वो कूट चिन्हों को बांधकर एनकोडिंग करता है, यानी कि संदेश बनाता है। भेजने वाला संदेश, जो संदेश बना रहा है, उसे एनकोडिंग कहते हैं, है ना। और जब वो संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचेगा, रिसीवर तक पहुंचेगा, वो उन शब्दों को सुनकर, समझकर, देखकर समझ जाएगा जब, तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। उन शब्दों को समझ जाना, डिकोडिंग मतलब उन्हें, उस संदेश को समझ जाना। चलिए, तो दो हो गए हमारे। पहला स्रोत, संचारक, संचार प्रक्रिया में पहला हमारा स्रोत या संचारक, प्रेषक या सेंडर कहलाता है। दूसरा कूट चिन्ह या कोड की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है संदेश। अब तीसरी चीज़ आती है संदेश। अब संदेश कूट चिन्हों के माध्यम से ही बनाया जाता है। तो संदेश का स्पष्ट होना, सीधा होना और उद्देश्यपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा संचार प्रक्रिया में के तत्वों में जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है संदेश। उसके बाद चौथा बनता है माध्यम। माध्यम यानी कि किसके द्वारा बात पहुंचाई जा रही है, चैनल क्या है, तरीका क्या अपनाया गया है, कैसे पहुंचेगा संदेश स्रोत से, संचारक से, सेंडर से या प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक कैसे पहुंचेगा। तो संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए दृश्य संदेशों या माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है ना, प्रकाश इत्यादि, या अभी तो टेलीविज़न इत्यादि भी आ गए हैं। तो ध्वनि तरंगों या जो प्रकाश की तरंगे हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रकाश की तरंगे होती हैं दिखा करके, किसी संदेश को दिखा करके, लिख करके। ध्वनि तरंगे यानी कि बोल करके आप अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो ये हुए माध्यम, चैनल।
ऐसे अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। और तीसरा इसी में है ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, इसी में है वायु तरंगे। तो मतलब समाचार रेडियो, टेलीविज़न आदि के द्वारा भी पहुंचाया जा सकता है। तो ये तीनों मिलकर बताते हैं कि समाचार रेडियो, टेलीविज़न आदि के या समाचार पत्रों आदि के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। प्रकाश के कारण समाचार पत्र जो लिखा हुआ है वो दिखाई भी देगा, है ना। ध्वनि तरंगों के कारण अगर टीवी पर चल रहा है तो सुनाई भी देगा। और वायु तरंगों के कारण टीवी का जो चैनल प्रसारण हो रहा है वो हवा में क्योंकि तरंगे आ रही हैं, है ना, तो उनके कारण वो दिखाई भी देगा। ऐसे ही रेडियो, टेलीविज़न भी आता है। इसके बाद पांचवा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संचार प्रक्रिया का प्राप्तकर्ता, रिसीवर। जो संदेश को प्राप्त करके कूटवाचक चिन्ह जो थे या कूट चिन्ह जो थे, जो कोड थे, जिनकी एनकोडिंग करके स्रोत ने भेजा था, सेंडर ने भेजा था, उन चिन्हों को लेता है या उस संदेश को लेता है और उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ होता है समझना, भेजे गए संदेश को समझना। संचारक द्वारा भेजे गए संदेश को, कूट चिन्हों को डिकोड करना, समझना ही कहलाता है। और डिकोडिंग के लिए उसे उन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, भाषा, लिपि, चिन्ह आदि की जानकारी उसके लिए होनी ज़रूरी है। तो अब छठा महत्वपूर्ण तत्व इसमें आता है फीडबैक। तो संचार प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। अब फीडबैक का अर्थ होता है प्रतिक्रिया देना। तो ये प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। और जब फीडबैक मिलती है तभी पता चलता है, जब किसी चीज़ में जब फीडबैक मिलती है यानी कि प्राप्तकर्ता द्वारा जब फीडबैक मिलती है तभी पता चलता है कि संचार प्रक्रिया पूरी हो पाई है या नहीं। कैसे पता चलता है? अगर कूट चिन्हों को या संदेश को समझने में कोई असुविधा होती है तो नकारात्मक फीडबैक मिलती है, और अगर संदेश समझ लिया जाता है तो सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया वापस देनी है तो उसके लिए अब ये जो संचार की प्रक्रिया है ये उल्टी हो जाएगी। अब प्राप्तकर्ता बन जाएगा प्रेषक, ठीक है, और वो डिकोडिंग की जगह अब करेगा एनकोडिंग। अब वो संदेश भेज रहा है सकारात्मक फीडबैक का या नकारात्मक फीडबैक का। अच्छा, एक चीज़ तो इसमें रह गई, नकारात्मक फीडबैक जब मिलती है जब संचार प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया गया हो। और इसका कारण क्या हो सकता है? नकारात्मक जो फीडबैक मिल रहा है उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि शोर जैसे जो तत्व थे, जो बाह्य तत्व थे, चाहे वो मानचित्र हो, यांत्रिक हो, आंतरिक हो, बाह्य तकनीकी से जुड़े हुए कोई भी कारण हो, उन कारणों से भी कई बार संचार की जो प्रक्रिया होती है वो ढंग से नहीं हो पाती है। तो जब ये तकनीकी या यांत्रिक शोर जो चीज़ें हैं, मानचित्र का अर्थ हुआ भौगोलिक, है ना, भौगोलिक किसी प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वर्षा हो गई या कुछ और हो गया, जो संदेश लिखा था वो भीग जाने की वजह से ख़राब हो गया, पेन की स्याही बह गई, या हवा बहुत तेज़ चल रही थी, सिग्नल्स नहीं पहुंच पाए, बरसात हो रही थी, संदेश नहीं मिल पाए इत्यादि। तो ये सब शोर का अर्थ है संचार प्रक्रिया में जो बाधक तत्व हैं वो शोर कहलाते हैं। तो ये तकनीकी भी हो सकते हैं, आंतरिक भी हो सकते हैं यानी कि यांत्रिक भी हो सकते हैं, और मानचित्र या भौगोलिक स्थिति से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो मैं कह रही थी, अगर सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी प्रकार की फीडबैक देनी है तो उसके लिए अब संचार की प्रक्रिया दोबारा चलेगी। जो प्राप्त करता है वो अब सेंडर की भूमिका में आ जाएगा और वो एनकोडिंग करके भेजेगा, और उसे भी उन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जैसे पहले हुआ था। तो अब वो माध्यम चुनेगा। अब जो प्राप्तकर्ता सेंडर बन गया है वो भी माध्यम चुनेगा, संदेश होगा उसके पास, फिर उसका माध्यम चुनेगा और फिर वो माध्यम स्रोत या संचारक तक पहुंच जाएगा। माध्यम का चुनाव करते हुए संदेश वो प्राप्तकर्ता जो पहले संचारक था या स्रोत था उस तक पहुंचा देगा। अब संचारक प्राप्तकर्ता की भूमिका में आ जाएगा।